प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचार करते मनु के हम मंत्री परिषद की चर्चा करेंगे। मनु ने मंत्री परिषद का बहुत ही महत्ता के साथ में चित्रण किया है। मंत्री परिषद का होना राज्य के लिए आवश्यक है। ये मंत्री परिषद का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनु ने स्पष्ट किया है कि राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री परिषद अनिवार्य है। वह इससे युक्त मंत्री परिषद से युक्त राजा धर्म व दंड का उचित प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, पहली बात मनुस्मृति ने ये कही गई है कि मंत्री परिषद का होना राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे राजा शासन कार्य चलाने में सुविधा होती है। साथ में यह भी वर्णन किया गया है, यह भी महत्व के साथ में चित्रण किया गया है कि धर्म व दंड का प्रयोग इसके माध्यम से सैनिक से किया जा सकता है। मंत्री परिषद के महत्व के बारे में चित्रित करते हुए मनु ने मनुस्मृति में कहा कि सहज कार्य करना भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, कठिन होता है। शासन जैसे जटिल कार्य को संपन्न करने के लिए राजा को सहायकों की आवश्यकता होती है। ये सहायक शासन कार्य चलाने में उसकी सहायता करते हैं। तो इसकी महत्ता का स्पष्टीकरण करते हुए मनु ने कहा है मनुस्मृति में कि सहज कार्य करने के लिए व्यक्ति के लिए सहायकों का होना आवश्यक होता है। शासन जैसे जटिल कार्य को संपन्न करने के लिए इस महान उत्तरदायित्व से युक्त राज्य कार्य अकेले राजा द्वारा संपादित किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ये जो शासन कार्य है बहुत ही जटिल कार्य है। ये शासन संबंधी कार्य बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए इस जटिल कार्य को संपन्न करने के लिए राजा के पास में सहायकों का होना, मंत्रियों का होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना राजकार्य चलाना असंभव है। तीसरा जो पॉइंट है इसके महत्ता और उपयोगिता का, राजा आवश्यक रूप से मंत्री परिषद में राजा आवश्यक रूप से 7-8 मंत्रियों की नियुक्ति करे। आवश्यकता होने पर और भी मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो कम से कम जो संख्या बताई गई है मनुस्मृति में 7 से 8 मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राजा। क्योंकि मनुस्मृति में ये स्पष्ट विवेचन किया गया है कि शासन की शक्ति को राजा अपनी निजी शक्ति न समझे। शासन की शक्ति को राजा अपनी निजी शक्ति न समझे, बल्कि एक संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा आवश्यक रूप से अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने सहायकों के माध्यम से संपन्न करेगा। यदि राजा ऐसा कार्य करेगा तो उसका राज्य संपन्न होगा और चिरकाल तक वो अपने राज्य का उपभोग करेगा। अब मेन बात आती है कि मंत्री परिषद में क्या होना चाहिए, अर्थात हमारे जो पहला पॉइंट है, और ये जो पहला पॉइंट है मंत्री पद हेतु योग्यताएं। मंत्री पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन सी अयोग्यताएं होनी चाहिए, इसका मनुस्मृति में बहुत ही विस्तृत रूप से चित्र मिलता है। इस मंत्री पद के योग्यताओं में मनु का मानना यह है कि उच्च कुल उत्पन्न
मंत्री उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए। उच्च कुल में उत्पन्न, ये सबसे बड़ी योग्यता है। किसी भी मंत्री के लिए उच्च कुल में उत्पन्न होना इसकी पहली आवश्यकता है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है। शास्त्रों के ज्ञान और शूरवीरता, शस्त्र विद्या में निपुणता, अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न शूरवीरता, शस्त्र विद्या में निपुणता, योग्यता के अन्य समस्त परीक्षणों में सफल हुआ व्यक्ति को ही राजा मंत्री पद पर नियुक्त करे। मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि राजा विद्वान, धर्मात्मा, ब्राह्मण मंत्री से राज्य के आवश्यक कार्यों में सहयोग प्राप्त करेगा। अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न, शास्त्र विद्या में निपुणता, शस्त्र विद्या में निपुणता, शस्त्र विद्या में निपुणता, ये योग्यता होना मंत्रियों के लिए आवश्यक है। शूद्र को ग्रंथ में शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य माना गया है तथा व्यक्त किया गया है कि यदि शूद्र अपनी योग्यताओं आदि से के आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकारी भी हो जाता है तो भी उसको नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मनु ने शूद्रों के प्रति जो भेदभाव का जो तर्क दिया है ये एक तरीके से तर्क संगत नहीं है। जो शूद्रों के प्रति जो भेदभाव अपनाया गया है उसका तर्क संगत कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए ये समझ से परे है कि शूद्र यदि योग्यताओं से मंत्री पद के लायक होते हुए भी उसको मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, ये तर्कसंगत नहीं है। इन सब बातों से ये बात उभर करके आई है कि मंत्री के लिए मंत्री को वंश परंपरा एवं चारित्रिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, मंत्री को बुद्धिमान स्थिरचित्त होना चाहिए अर्थात आपत्ति काल में भी न घबराए, और कई परीक्षणों से में सफल हुए व्यक्ति को राजा मंत्री बनाए। तो इस तरह से मंत्री पद की ये योग्यता है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं मंत्रियों के दायित्व और अधिकार। मंत्रियों के क्या दायित्व है, वह क्या अधिकार है। मंत्रियों के
मंत्रियों के क्या दायित्व और क्या अधिकार है। ग्रंथ में मंत्रियों के दायित्व और अधिकारों का बहुत ही विस्तृत और स्पष्टीकरण स्पष्ट विवेचन किया गया है। मंत्रियों का ये कार्य है, ये कर्तव्य है कि प्रजा और राज्य के कर्मचारियों के कार्यों को देखना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों के प्रजा और राज्य कर्मचारियों के कृत्यों का निरीक्षण करना मंत्रियों का दायित्व है। नंबर 1। नंबर 2, जिस राज्य में चोरों आदि से जनता अपराध होती है वह राजा बना हुआ है। तीसरी बात ये कही गई है, मंत्रियों का दायित्व है शासक को परामर्श देना, जो मुख्य कार्य है। बिना किसी लाभ लपेट के मंत्री शासक को परामर्श देंगे। शासक को परामर्श, ये मेन कार्य है मंत्रियों का। ये जो परामर्श है, ये परामर्श कैसा होगा? ये परामर्श उचित होगा, उचित परामर्श देगा। तो ये मंत्रियों के दायित्व और अधिकार है। चौथा है मंत्री पद की कार्य प्रणाली। मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली मंत्री परिषद क्या कार्य करती है? जैसा है कि मैंने ये स्पष्ट किया इसमें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? परामर्श देना। यह परामर्श कैसा परामर्श होगा? यह उचित परामर्श होगा। अब राजा परामर्श कैसे लेगा? यह इसके कार्य प्रणाली। मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया है कि राजा पृथक रूप से परामर्श करे या संयुक्त रूप से परामर्श करे। मंत्री परिषद में 2 प्रकार की विधियों का वर्णन किया, मनुस्मृति में 2 प्रकार की विधियों का विवेचन प्राप्त होता है। उसमें पहला है मंत्री परिषद के सदस्यों से राजा पृथक रूप से गोपनीय विचार विमर्श करे, और दूसरा है संपूर्ण मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करे। तो 2 विधियां कौन सी है विचार विमर्श की? राजा मंत्री परिषद के सदस्यों पृथक विचार विमर्श करके अपने सविवेक से निर्णय ले। देखिए, मंत्रियों का कार्य क्या है? सहायता देना, सलाह और सहायता देना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राजा उनकी सलाह को माने ही। इसलिए पहला जो मंत्री परिषद की जो कार्य प्रणाली है कि सदस्यों से राजा पृथक रूप से गोपनीय विचार विमर्श करे, और दूसरा संपूर्ण मंत्री परिषद से मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करा। ये 2 प्रकार की विधियों का मनुस्मृति में वर्णन किया गया है।
किंतु ये स्पष्ट किया गया है मनुस्मृति में कि मंत्रिपरिषद की जो कार्य प्रणाली है, राजा पृथक पृथक रूप से गोपनीय विचार विमर्श करेगा मंत्रियों से, और जरूरत आने मतलब जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं पर पृथक पृथक विचार विमर्श करेगा, और जो सामान्य शासकीय जो कार्य हैं उसमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके अपना निर्णय लागू करेगा। तो इस तरह से ये मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। लास्ट हमारा पॉइंट है मंत्रणा की गोपनीयता। मंत्रणा की गोपनीयता अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? मंत्रणा देना। ये मंत्रणा कैसी होनी चाहिए? गोपनीय होनी चाहिए। जो राजा मंत्रणा की गोपनीयता बरकरार रखता है और कोशहीन होने पर भी वह राजा चिरस्थायी रूप से संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है, अर्थात उसके राज्य की वृद्धि भी होती है, समृद्धि भी होती है। अब मंत्रणा के लिए क्या आवश्यक है? मंत्रणा के लिए पहली जरूरत होती है उपयुक्त स्तर और आवश्यक प्रस्तुतियां। उपयुक्त स्तर व प्रस्तुतियों का होना। ये जो मंत्र की गोपनीयता है, ये राज्य के वैभव के लिए बहुत आवश्यक है। राजा भविष्य में क्या करना चाह रहा है, किस राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, क्या उसके जन कल्याणकारी कार्य हैं, क्या वो दूसरे अन्य कार्य करना चाहता है, वो गोपनीय रहेंगे तो वह उसके राज्य की वैभव की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मंत्रणा के लिए उपयुक्त समय भी होना चाहिए। अब ये समय कैसा होना चाहिए? मंत्रणा का स्तर, प्रस्तुतियों का होना, उपयुक्त समय का होना, ये सब बातें मंत्रणा के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब मंत्रणा की गोपनीयता के लिए समय का, उपयुक्त समय का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऐसा समय जिसमें पूरी तरह से शांति हो, और मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि अर्धरात्रि का समय और मध्याह्न का समय सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि सभी जीव इस समय बहुत एक तरीके से अपना कार्य संपन्न करके विश्राम की अवस्था में होते हैं। तो ये समय अर्धरात्रि और मध्याह्न का समय सबसे उपयुक्त समय है जिसमें राजा अपने सहायकों से, अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करे। मंत्रणा की स्तर कैसा होना चाहिए? उपयुक्त स्तर के बारे में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रणा का जो स्थल है वो निर्जन वन होना चाहिए, निर्जन पहाड़ होना चाहिए। पहाड़, वन और एकांत प्रसाद, ये मंत्रणा के स्थल के रूप में उपयुक्त रहते हैं। मंत्रणा के लिए आवश्यक परिस्थितियों में गोपनीयता को बरकरार रखा जाना चाहिए, और मंत्रणा स्थल से उस समय जब मंत्रणा चल रही हो उस समय मनुस्मृति में कहा गया है कि बुद्धिहीन, मूक, बधिर, त्रियग योनि में उत्पन्न पक्षी, तो तोता और मैना, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, मलेच्छ, रोगी, स्त्री और व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब यह है कि एक
या एक से अधिक अंगों वाले व्यक्तियों को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सब मिल करके ये सब मंत्रणा की गोपनीयता को भंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रणा की गोपनीयता शासक के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से ये मंत्रिपरिषद का चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद। हाँ।